कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि एक ट्रक ड्राइवर जिसका नाम गोपाल है, वह कपास की फैक्ट्री से कपास लेकर जाता है। यह उसका रोज का काम था। लेकिन एक दिन उसकी नज़र एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी, जिसकी उम्र लगभग 70 से 75 वर्ष तक होगी। वह बूढ़ा गाड़ियों से आते जाते जो कपास गिर जाती, उसे अपने थैले में भर लेता। सुबह से लेकर शाम तक वह यही काम करता रहता। जब उसका थैला भर जाता, वह उस कपास को बेचकर अपने लिए कुछ खाना खरीद लेता। गोपाल ने एक दिन चुपके से उसका पीछा किया। वह बूढ़ा प्रतिदिन की तरह आज भी वह बूढ़ा रोज की तरह आज भी कपास चुनकर बेचने के लिए जा रहा था। मैंने उसका पीछा करने की सोची और उसके पीछे हो लिया। वह बूढ़ा दरवाज़ा धकेल कर अंदर गया। मैंने ट्रक सड़क के किनारे लगाया और चुपके से उसके पीछे चला। मैं चुपके से अंदर झांक कर देखा। एक छोटा सा आंगन था, जिसकी दीवारों से चूना उखड़ा हुआ था। एक चारपाई पड़ी थी, जिसके ऊपर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके चेहरे पर कमजोरी और बीमारी साफ देखी जा सकती थी, जैसे जिंदगी ने उसके शरीर से सारी ताकत निचोड़ ली हो। बूढ़े ने रोटियों वाला लिफाफा खोला, 2 रोटियां और सब्जी निकाली और बूढ़ी औरत के पास बैठ गया। ले, कुछ खा ले, बूढ़ी औरत ने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा। पहले तुम खा लो, सारा दिन काम करते हो। वो बोला, मैं खा लूँगा बाद में, पहले तू खा ले। मैं ये नज़ारा देख रहा था और खामोश था। दिल चाहा कि वहीं बैठकर रो पड़ूं। मैंने हिम्मत की, दरवाजे पर दस्तक दी। बूढ़ा बाहर आया, हैरत से बोला, बेटा आप कौन हैं, यहाँ कैसे आए हैं? मैंने कहा, बाबा मैंने आपको सड़क पर देखा था, उस दिन आपसे मिला भी था। दिल चाहा आज पूछ लूँ, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? कोई बेटा या बेटी नहीं? उसने सर धीरे से झुका लिया, फिर मुस्कुरा कर बोला, बेटा फैक्ट्री तो आपने देखी होगी, जहाँ रोज़ कपास लेकर जाते हो। मैंने कहा, हाँ बाबा, उस फैक्ट्री के मालिक को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। कई बार उन्हें कार से आते जाते देखा है। मेरी बात पर वह बूढ़े बाबा धीरे से मुस्कुराए। मैंने बाबा की मुस्कुराहट का मतलब नहीं समझ सका। फिर बाबा ने जो कहा, वह सुनकर तो मेरे होश उड़कर रह गए। जो कुछ उन्होंने कहा उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बूढ़े बाबा बड़ी आराम से मेरी तरफ देखकर बोले, बेटा वह फैक्ट्री मेरे बेटे की ही है। दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। मैंने हैरानी से पूछा, बाबा क्या मतलब, आपके बेटे की? वो फिर यहाँ क्यों नहीं? उसने आहिस्ता से कहा, बेटा ये एक लंबी दास्तान है। बेटा ये कहानी 2 लोगों की है, एक पिता की जो प्रेम में कठोरता दिखाते थे, और एक बेटे की जिसने उस कठोरता को नफरत समझ लिया था। बूढ़े बाबा ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया और मैं पूरी तन्मयता से उनकी आवाज़ में छिपे दर्द को सुन रहा था। मेरा नाम हरि प्रसाद था। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी खेतों में पसीना बहाते हुए गुजारी। मेहनत मजदूरी में समय कब बीत गया पता ही न चला। मेरी पत्नी वही मेरी दुनिया थी। ईश्वर ने हमें एक ही संतान दी, एक बेटा। हमने उसका नाम मुकुल रखा। जब वह पैदा हुआ तो मैंने मन ही मन खुद से वादा किया कि उसे पढ़ा लिखा, समझदार और सच्चा इंसान बनाऊंगा। मैं खुद अनपढ़ था, लेकिन सपना देखता था कि मेरा बेटा मेरे नाम की इज्जत बढ़ाएगा। मुकुल बहुत होशियार बच्चा था। मुकुल आवारा दोस्तों की संगत में पड़ गया था। शाम देर से घर आता, कभी उसकी जेब में सिगरेट के टुकड़े मिलते। मैं उसका पिता था। उसकी सारी हरकतें मुझे चुभती थी। कभी गुस्से में आकर डांट देता, कभी उसे प्यार से समझाता और कभी मार भी देता था। मेरी पत्नी हमेशा बीच में आ जाती, मगर मैं कहता था, ये डांट, ये मार, दरअसल यही सच्चा प्यार है। अगर इसे आज नहीं रोका गया तो कल संभालना मुश्किल हो जाएगा। समय बीतता गया, मुकुल जवान हो गया, पर पढ़ाई में मन नहीं लगाया करता था। एक दिन मुझे पता चला कि वह फैक्ट्री के आसपास ही बेकार घूमता रहता है। एक दिन मैंने उसे बाजार में कुछ आवारा लड़कों के साथ हंसते हुए देखा। मेरा खून खौल उठा था। मैंने उसे बाह से पकड़ा और उसे घर घसीटता हुआ लाया और रस्सी से बांध दिया। मेरी पत्नी शोभा रोती रही, पर मैंने उसकी एक ना सुनी। मैंने कहा, अगर मैंने उसे आज नहीं रोका तो कल वह मुझसे दूर चला जाएगा। मुझे नहीं पता था कि यही दिन मेरे और मेरे बेटे के बीच एक दीवार खड़ी कर देगा, जिसे वह कभी नहीं हटाएगा। अगले दिन वो घर से चला गया। 3 दिन तक नहीं आया।
फिर अचानक वापस आया और चुपचाप जाकर बैठ गया। मुझे लगा शायद उसे अकल आ गई हो, लेकिन उसके दिल के ज़ख्म और गहरे हो गए थे। वो मुझसे कम बात करने लगा था और अपनी माँ से भी दूर हो गया था। वक्त के साथ मुकुल ने अपनी पढ़ाई पूरी की। खुशकिस्मती से उसे एक फैक्ट्री में नौकरी भी मिल गई। मैंने गर्व से सीना चौड़ा कर लिया। मेरी पत्नी कहती, देखा, तुम्हारी मेहनत रंग ले आई। इस पर मैंने अपनी पत्नी से कहा, हाँ, पर मेरा बेटा अभी मुझसे दूर है। फिर एक दिन उसकी ज़िंदगी बदल गई। उसकी मुलाकात फैक्ट्री की मालिक की बेटी से हुई। लड़की बड़े घराने से थी, पढ़ी लिखी, घमंडी, दौलत की दीवानी। मुकुल उसके पीछे पागल हो गया। मैंने उसे समझाया, बेटा, बड़े लोग अपनी शर्तें लेकर आते हैं, वह तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। कुछ दिनों बाद उसने मुझे बताया कि शादी तय हो गई है। मैंने उसे आशीर्वाद दिया, पर साथ ही ये भी कहा, वादा करके भी अपने माता पिता को भूलना नहीं। फिर वह वहाँ से चला गया। हफ्ते बीत गए, ना कोई मैसेज, ना कोई मुलाकात हुई। कभी कभी मैं फैक्ट्री के बाहर जाकर देखता, शायद वो कहीं दिख जाए, लेकिन गार्ड उसे दरवाजे से हटा देते थे। एक दिन मैं फैक्ट्री के बाहर रुई से भरी एक बोरी ले आया। मुकुल बाहर आया, पर उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैंने आवाज़ लगाई, बेटा। वो रुका और मेरी तरफ देखा, फिर गार्ड से बोला, इन्हें अंदर मत आने देना। ये सुनते ही मेरी दुनिया बिखर कर रह गई। शोभा दिन रात रोती रही। मैं अपनी पत्नी को यही समझाता कि वो लौट आएगा। माँ के चरणों का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन वो एक खोखली हंसी हंसी, मानो उसकी उम्मीद मर चुकी हो। कानों में ऐसे लगी जैसे किसी ने मेरे कानों में पिघला शीशा डाल दिया हो। मेरे पैर वहीं ज़मीन में धंस गए। भारी कदमों से चलता हुआ मैं वापस अपने घर आया। अपनी पत्नी की आंखों में देखा तो वह मेरी आंखों को देखकर सब समझ गई। तब से ये कपास बुनना मेरा काम बन गया। जो कपास फैक्ट्री के लिए गिरता है, मैं उसे अपनी ज़िंदगी की तरह बुनता हूँ। कपास का हर रेशा मेरे बेटे की याद बन जाता है। मैं जो कपास बेचता हूँ, उससे जो रोटियाँ खरीदता हूँ, वो सब उसी की फैक्ट्री से आती हैं। अजीब किस्मत है ना बेटा, मैं अपने बेटे की फैक्ट्री से कपास चुनता हूँ। उसके बाद वह बूढ़े बाबा खामोश हो गए। हवा में कुछ कपास के टुकड़े उड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बाबा के शब्दों पर आसमान भी रो रहा हो। मैंने धीरे से पूछा, बाबा, क्या आपका दिल कभी नहीं चाहा उससे बदला लेने को? उन्होंने कहा, बेटा, बदला नहीं। एक पिता बदला नहीं लेता, वह प्रार्थना करता है, भले ही उसका बेटा उसे भूल जाए। मैंने पूछा, बाबा अब क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा, मैं बस इतना चाहता हूँ कि जब मैं मर जाऊँ तो कोई मेरे बेटे को खबर दे दे, वह आकर मेरी चिता को अग्नि दे दे। ये कहकर वह उठे और अपना शॉवर उठाकर वहाँ से धीरे धीरे कदमों से चल पड़े। मैं अपनी ही जगह खड़ा उन्हें जाते हुए देखता रहा। मेरे दिल पर जैसे किसी ने चाकू मार दिया हो। एक पिता जिसने अपने बेटे पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, वह पिता आज सड़क पर कपास चुन रहा है और बेटा फैक्ट्री का मालिक बनकर दौलत के नशे में अंधा हो चुका है। मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में सबसे बड़ा दुख गरीबी नहीं, बल्कि औलाद की बेरुखी है। सबसे बड़ी तकलीफ़ देने वाली बात है। वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से घूमता रहा। मैं रोज़ की तरह ट्रक से कपास इधर से फैक्ट्री तक पहुंचा जाता। सब कुछ रोज़ की तरह चलता रहा, पर दिल के किसी कोने में हरि प्रसाद और उनकी पत्नी का ख्याल जैसे पत्थर की लकीर बन चुका था। उन दोनों के दुख और बेबसी की तस्वीर जैसे मेरे दिल में बस चुकी थी। जब भी फैक्ट्री के पास से गुजरा, मुझे वह बूढ़े कांपते हुए हाथ याद आ जाते जो सड़क पर कपास चुनते रहते थे। उस फैक्ट्री के बाहर बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मुकुल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। मुकुल ने अपनी पढ़ाई का भरपूर फ़ायदा उठाया था। उसका नाम, उसकी फैक्ट्री शहर का एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुकी थी। उसकी फैक्ट्री में सैकड़ों मज़दूर काम करते थे। बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती जाती रहती। ऑफिस के बाहर गार्ड चौकसी कर रहे होते। मगर जितनी ऊंचाई उसके बिजनेस ने पाई थी, उतनी ही गहराई उसके दिल में खाली हो चुकी थी। मैं अक्सर फैक्ट्री के सामने से गुजरता तो रुक जाता। एक दिन जब मेरी गाड़ी वहाँ कपास लाद कर पहुँची, फैक्ट्री का गेट खुला था और मैं मुकुल को देख रहा था।
कीमती सूट पहने, हाथ में मोबाइल, चेहरे पर अहंकार की झलक। समय ने उसके चेहरे को बदल दिया था, लेकिन आंखों में कभी अभी भी वही जिद थी, वही जो शायद उसके पिता के खिलाफ एक दीवार बन चुकी थी। मैंने दिल ही दिल में कहा, ये वही बेटा है जिसके पिता कपास के गाले सड़क पर चुनते रहते हैं और ये इंसान उन गालों से बने कपड़े बेचकर अमीर बन बैठा है। मुझे उसके नज़दीक जाने की हिम्मत ना हुई, लेकिन कुदरत ने खुद मौका दिया। एक दिन फैक्ट्री के मालिक ने अपने ड्राइवर और सप्लायर्स को अपने ऑफिस में बुलाया ताकि नए कॉन्ट्रैक्ट्स पक्के कर सके। मैं भी उनमें था। जब मेरा नंबर आया तो मैं अंदर गया। मुकुल मेज़ के पीछे बैठा था। उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा, एक पल को जैसे पहचानने की कोशिश की हो, लेकिन फ़ौरन चेहरे पर वही अहंकार की लकीरें आ गईं। हाँ बोलो, तुम्हारा काम क्या है? उसने रूखे से अंदाज में कहा। मैंने कहा, सर मैं कपास की सप्लाई करता हूँ, रोज़ गाड़ियाँ लेकर आता हूँ। अच्छा ठीक है, तुम्हारी गाड़ियाँ समय पर आती हैं, यही ठीक है, बाकी बातें मेरे मैनेजर से करना। मैंने हिम्मत करके कहा, साहब एक बात कहना चाहता हूँ, अगर बुरा माने ना माने तो। वह बेध्यानी से बोला, जल्दी करो, मेरे पास इतना समय नहीं है। मैंने कहा, क्या आप जानते हैं फैक्ट्री के पास एक बूढ़ा रोज़ कपास चुनता रहता है, सुबह से शाम तक धूप में, सिर्फ 2-3 किलो कपास के लिए। तो मुकुल ने कहा, बहुत से लोग चुनते हैं कपास, मजदूरी है उनकी, तुम क्यों परेशान होते हो? मैंने धीरे से कहा, वह मजदूर नहीं हैं, वह तो आपके पिता हैं। यह सुनकर उसके चेहरे के भाव पल भर के लिए बदले, लेकिन फिर उसने कुर्सी से टेक लगाकर हल्का सा व्यंग वाला कह कहा मारा और बोला, तुम ड्राइवर लोग भी ना बड़ी कहानियाँ बनाते हो। मेरे पिता वह इंसान, वह कब का मर चुका है मेरे लिए। मैंने कहा, वह जिंदा है साहब, और आपकी माँ शोभा जी भी, दोनों जिंदा हैं। वह दोनों एक टूटे से घर में रहते हैं, रोज़ कपास चुनकर अपनी भूख मिटाते हैं। उसने अचानक मेज़ पर ज़ोर से हाथ मारा। बस, वह चिल्लाया, तुम अपनी औकात में रहो। मैं जानता हूँ मेरे पिता कौन थे, तुम लोगों को क्या पता उन्होंने मेरे साथ क्या किया था। मैं चुप रहा और वह खुद बोलता जा रहा था, जैसे बरसों का जहर निकाल रहा हो। तुम नहीं जानते मेरा बचपन कैसे गुजरा। मेरे माता पिता ने मुझे रस्सियों से बांध कर मारा, गलियों में बदनाम किया, दोस्तों के सामने जलील किया। मेरी माँ ने एक शब्द ना बोला। वह दोनों मुझसे नफरत करते थे। अगर मैं उनके पास रहता तो आज फैक्ट्री का मालिक ना होता, किसी खेत में मजदूरी कर रहा होता। मैंने उनसे कोई दौलत नहीं ली, अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब तुम मुझे कहो कि मैं उन जालिमों को अपने घर ले आऊँ? नहीं, कभी नहीं। मैंने बड़े दुख से कहा, साहब हर पिता की सख्ती जुल्म नहीं होती। वह शायद आपके पिता ने आपको बिगड़ने से बचाने के लिए मारा हो। फिर वह दोबारा से एक व्यंग हंसी हंसा। तुम्हें उनकी तरफदारी करने के पैसे मिले हैं क्या? निकल जाओ यहाँ से। मैं खामोशी से बाहर आ गया, लेकिन दिल जैसे पत्थर बन गया था। मैंने जैसे ही दरवाजे के बाहर जाने लगा तो उसने कहा, मेरी बात सुन और उसको अपने पल्ले बांध ले। दुनिया में कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं, कामयाबी लगातार मेहनत का नतीजा है। मेरे पिता ने मुझे अपने दोस्तों के सामने गिरा दिया। मैं न सिर्फ उनकी नज़रों में गिर चुका था, बल्कि अपनी नज़रों में भी गिर चुका था। मैंने कई बार आत्महत्या करने की सोची, लेकिन फिर मैंने फैसला किया कि नहीं, मैं अपने पैरों पर ज़रूर खड़ा होऊंगा। आज जो तुम ये फैक्ट्री, बंगले, गाड़ियाँ देख रहे हो, ये मुझे मेरी मेहनत से मिले हैं। मैं किसी तरह का कोई धंधा नहीं किया, 2 नंबर का काम भी नहीं किया, ना ही मैंने चोरी की। मैंने कहा, साहब मेहनत से तो ज़रूर मिला है, लेकिन नसीब भी तो होता है। सही, ऐसे लोग हैं जो सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, लेकिन उनके हालात कभी नहीं बदलते। वह मुस्कुरा कर कहने लगा, वह मेहनती नहीं गधे होते हैं। गधा भी तो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। मैंने सोचा, ये बेटा गुरूर में अंधा हो चुका है। उसे नहीं पता कि जो मार वह जुल्म समझता रहा, वही मार उसे आज इस मुकाम तक ले आई है। कुछ दिन बाद मेरी मुलाकात दोबारा से बूढ़े बाबा हरि प्रसाद जी से हुई, वही बूढ़ा जो कपास चुनता था। मैंने सारी बात बताई। बूढ़ा मुस्कुरा दिए। बेटा, मैं जानता था वह ऐसा ही कहेगा। मैं उसे कभी बद्दुआ नहीं दी। वह आज जिस मकाम पर है वह मेरी सख्ती का नतीजा है। अगर मैं नरमी बरतता तो वह बर्बाद हो जाता। मैंने कहा, बाबा क्या आपको दुख नहीं होता? वह बोला, दुख तो होता है, लेकिन गर्व भी होता है। देख बेटा, जब मैं सड़क पर कपास चुनता हूँ तो सोचता हूँ ये वही कपास है जो कभी मेरे बेटे की कामयाबी की बुनियाद बनी। मैं चुनता हूँ, वह बेचता है,
शायद यही नसीब है। बूढ़े की बातों में अजीब सा सुकून था, जैसे उसने अपनी इस तकलीफ को भी दुआ बना लिया हो। दिन महीनों में बदल गए। मुकुल ने अपनी फैक्ट्री को और बढ़ाया। बड़े बड़े बिजनेसमैन उसके पास आने लगे। अखबारों में उसकी तारीफें छपी होती। लेकिन एक चीज़ उसकी ज़िंदगी में कम होती गई, सुकून। वह दौलत में डूबता गया, लेकिन सुकून उससे रूठता चला गया। उसकी पत्नी अपने गुरूर में रहती। बेटा विदेशी पढ़ाई में मगन था। माँ बाप की बद्दुआ शायद धीरे धीरे अपना असर दिखा रही थी। मैं जब भी मुकुल को अखबार में देखता, दिल से यही दुआ निकलती, ऊपर वाले इसे एक दिन एहसास ज़रूर करा देना कि माता पिता की दुआओं के बगैर कोई फैक्ट्री कभी कायम नहीं रहती। मुझे नहीं पता था कि कुदरत यह दुआ खुद अपने समय पर पूरी करेगी। लेकिन लेकिन अंजाम इतना भयानक होगा कि खुद मुकुल भी अपनी किस्मत से शर्मिंदा हो जाएगा। रात के आखिरी समय जब सन्नाटा पूरे माहौल में छाया था, हवा के झोंकों में सर्दी की कपकपाहट घुली हुई थी। चांद बादलों में छिपता और निकलता, जैसे किसी दुख भरे दिल के आंसू सूखने का नाम ना लेते हों। न अपनी पुरानी चादर अपने चारों तरफ लपेटी और ट्रक के पास बैठ गया। दूर कहीं से कुत्तों। आज की कहानी यहीं तक। क्या होगा अब इस कहानी में आगे देखिए इस कहानी का अगला भाग, भाग 3।